Greetings everyone, welcome to the channel. In this particular case, we are going to discuss in length about the ज्ञानवापी case. ज्ञानवापी मस्जिद है कि ज्ञानवापी मंदिर, ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया है और एट द कोर ऑफ इट इज़ अ डिसीजन बाय द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला था कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सर्वे करिए. Look at the remnants, look at the structures that are there, sculpting that is there, and try to determine कि क्या वहाँ पे कोई पहले हिंदू रिलीजियस साइट एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी. और मामले के बीच में एक शिवलिंग है जिसको अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी, ये समिति है जो कि मस्जिद की देखरेख करती है, वो इसको फाउंटेन बता रही थी. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अभी पब्लिकली तो ऐसा सच उसके डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन वो दोनों पिटिशनर एज वेल एज रिस्पोंडेंट दोनों को दे दिए गए हैं. और व्यास जी के तहखाना के मामले में व्यास जी के परिवार को अनुमति दे दी गई है पूजा करने के लिए. तो तहखाना का मामला अलग है और रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट, दैट इशू इज़ डिफरेंट. अब इस इशू को हम डिस्कस करने के पहले आपको ये बता दें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न दैट यूजीसी नेट लॉ से रिलेटेड, क्लैट पीजी से रिलेटेड या एलएलएम के एंट्रेंस दैट इज सीयूईटी पीजी से रिलेटेड लॉ के जितने भी रेलेवेंट जजमेंट्स होते हैं, ऑनगोइंग होते हैं, उसमें हम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक स्टैट्यूटरी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. तो हमारी स्लाइड्स में जो नोट्स होते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स करके आप उसके नोट्स बना सकते हैं. Hey guys, just a reminder, this is not a sponsored video and we are bringing for you a comprehensive guide for your UGC NET 2024 June attempt. Can you believe that? It's coming soon. So you have to keep a track. For that you can join our Telegram channel whose link is in the description box below. Go tap it now. And wait. For CLAT 2025, we have launched our Hive course and that is live. You can join, you can take a free demo and you can scan here. So in this particular matter, as you can see in this particular image, this particular compound that has this mosque as well as this temple site, this is the Vishwanath corridor that you see here. Actually ये पूरा ही premise जो है ये ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है, right? This particular premise is known as ज्ञानवापी. अब यहाँ पे अलग अलग प्लॉट्स हैं और इस लोकेशन की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है. अब बैकग्राउंड में बात करें, बैकड्रॉप की बात करें, तो यहाँ पे पौराणिक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा है जिसको लॉर्ड विश्वेश्वर कहा जाता है, एंड दैट इज प्रेजेंट बिफोर एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, राइट. और मामले में ये बात कही गई है कोर्ट के सामने कि 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने, किंग विक्रमादित्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी यहाँ पे, राइट. और लॉर्ड विश्वेश्वर को यहाँ पे कॉन्सिक्रेट कराया गया था, प्राण प्रतिष्ठान हुआ था इनका. और रिलीजियस एंटीपैथी के चलते बहुत बार मुस्लिम रूल के दौरान इस पर्टिकुलर साइट पे एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, डैमेजेस किए गए हैं, राइट. ओरिजिनल टेम्पल ऑफ लॉर्ड विश्वेश्वर के अलावा 4 मंडप भी हैं इसके टेम्पल के अराउंड, जिसमें एक मुक्ति मंडप है, ज्ञान मंडप है, ऐश्वर्य मंडप है और श्रृंगार मंडप है. उसके बाद ये प्लेंट जो है उसमें ये कहा गया था 1669 एडी में एम्परर औरंगजेब को गलत इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने इनफाइडल्स, राइट, टेम्पल्स ऑफ इनफाइडल्स, काफिरों के टेम्पल्स, काफिरों के मंदिर के डिमोलिशन का ऑर्डर दे दिया. और ऐसे स्कूल्स जो कि अगेंस्ट इस्लाम प्रीच कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनके डिमोलिशन की बात कह दी यहाँ पे. और इसके बारे में, इस डिमोलिशन के बारे में मासिर आलमगीरी में लिखा है, जिसको अरबी में प्रिंट किया गया था 1871 में by Asiatic Society of Bengal. Now this particular matter, these particular facts have been averred by the petitioner in the original plaint, right? अब Places of Worship Act के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे ये बात क्या है. Actually Places of Worship Act solidify कर देती है किसी भी particular site का religious character as it existed on 15th of August 1947, and post this you cannot change the religious character of that particular site. The result of this particular law was the Babri Masjid demolition, or you can say the protest, the Babri Masjid protest subsequently, which led to riot-like situations in India.
Now, Places of Worship Act actually states this, that the religious character of any place as it existed on 15th of August must be maintained. And Section 3 of the Act bars such a conversion, okay, in full or part, of a place of worship of religious denomination into a place of worship of a different religious denomination, or even a different segment of the same religious denomination. Now, just understand this, that it is simply written that it bars, it puts a stop on the conversion. How that conversion is going to be done and what type of conversion is going to be stopped is not mentioned in Places of Worship Act, which means that अगर कहीं पे मस्जिद है उसको तोड़ के लोगों ने मंदिर बना दिया तो उसको मस्जिद ही मानेंगे। पर अगर किसी मस्जिद का एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करने के लिए कोई सूट फाइल होता है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, और वो कोर्ट ऑफ लॉ एक रिपोर्ट के आधार पे ये कहती है कि ये रिलीजियस कैरेक्टर साइट वो है ही नहीं जो आज हम देख रहे हैं, बल्कि दूसरा हुआ करता था, तो क्या ये सेक्शन 3 में वर्ड कन्वर्जन के अंडर आएगा? दैट इज द मैटर दैट इज बिफोर, यू कैन से, द सुप्रीम कोर्ट, द Allahabad High Court. Allahabad High Court is going to first tell us that whether this particular act bars, right, the suit, the filing of the suit. Now the point, Allahabad High Court has already stated that it does not put a bar, and we'll have to see that what Anjuman Intizamiya Committee is stating before the Supreme Court. So you already understand that basic object या बेसिक क्वेश्चन जो है, इशू जो है लीगल का, वो सेक्शन 3 में है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, और उसमें भी कन्वर्जन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये एक लॉ स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कन्वर्जन, वो भी कैसा कन्वर्जन, कन्वर्जन को रोकते तो हो आप, बट वो कन्वर्जन पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है, प्रोटेस्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो किस तरह के कन्वर्जन को, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर साइट का रिलीजियस कैरेक्टर हम डिटरमाइन कर रहे हैं, उसके लिए केस फाइल हुआ है, तो क्या वो कन्वर्जन में अमाउंट करेगा? So that is to be seen, right? So Allahabad High Court has dismissed 5 petitions already by UP Sunni Central Waqf Board and the Gyanvapi Mosque Committee, holding that a suit filed in 1991 over the Varanasi Mosque is not barred under the provisions of the Places of Worship Act. The case will now be heard by Varanasi Civil Justice Court, which has been directed to proceed with the matter expeditiously and conclude the proceedings within 6 months, right? And they had basically, the Waqf Board had challenged the maintainability of the original suit. What is the name of the original suit? The name of the original suit is Ancient Idol of Swayambhu Lord Visheshwar and others versus Anjuman Intizamiya Masjid and another, filed in 1991, right? So what was the suit which was filed in 1991? So original title suit was filed on behalf of the deity Adi Visheshwar, as it was done in Ayodhya case. The case was filed on behalf of Ram Lala, right? The child version of, or you can say the child avatar of Lord Ram, right? Who is born on that particular site. तो रामलला जी के नाम पे याचिका डाली गई थी, वैसे ही यहाँ पे भगवान आदि विशेश्वर के नाम पे याचिका डाली गई है। इन 1995 जो वाराणसी की सिविल डिवीजन सीनियर डिवीजन की कोर्ट थी, उसने 8 इश्यूज फ्रेम किए थे जो कि इस प्ली में एडजुडिकेट होने थे, ठीक है, जिसमें एक मेन इशू ये था कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बार करता है इस सूट को, राइट? अब मेन पॉइंट क्या होता है कि जब भी सूट फाइल होता है तो उसमें पिटिशनर के जो सिविल सूट में जो एवरमेंट्स होते हैं उसको प्राइमा फेसाई ट्रू माना जाता है, और पिटिशनर को किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं रखना रहता है कोर्ट के सामने। फिर जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तब उसके बाद पिटिशनर को एविडेंस रखना रहता है, राइट? और जब सारे इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे, रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ होती है। अब ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द CPC जो है इस सूट को चैलेंज करने का एकमात्र रास्ता है, जो कि बताता है कि पिटिशनर को कब हम, पिटिशन को या प्लेंट को कब हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली प्लेंट को कब हम रिजेक्ट कर सकते हैं उसके ग्राउंड्स दिए हुए हैं ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द CPC में, राइट? अब उसमें 6 ग्राउंड्स हैं, अगर वो 6 ग्राउंड्स में से कोई एक भी ग्राउंड एप्लीकेबल हो गया तो ये सूट बार्ड हो जाता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मतलब मेन पॉइंट ये होता है कि कोर्ट को देखना पड़ता है कि ये या तो ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बार हो, या ये अंडर एनी अदर लॉ हो, या बार्ड बाय लिमिटेशन हो, ठीक है? तो कोर्ट को ये सभी क्लेम्स सुनने पड़ेंगे अगर किसी तरह का, इन 3 तरह का कोई भी बार नहीं लगा हुआ है तो, राइट? द ट्रायल कोर्ट इनिशियली डिसाइडेड कि 1991 की एक्ट के अंडर ये बार्ड है, लेकिन फिर एक रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करी हिंदू साइड ने, और रिवीजनल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और सूट को मेरिट्स पे सुनने के लिए कहा। फिर अपील फाइल होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 अक्टूबर 1998 को। यहाँ पे इस रिवीजन ऑर्डर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और सूट भी इफेक्टिवली स्टे हो गया, यानी कि प्रोसीडिंग अब आगे नहीं चलेंगी। दिस प्रॉम्प्टेड द पिटिशनर्स टू फाइल सेवरल न्यू प्लीज इन 2021 to revive their claim over the Gyanvapi Mosque. These pleas have been filed on behalf of other deities, including Mra Shingar Gauri
and seeking the right to worship. और इसीलिए आपको यहाँ पे इसके नाम में, ओरिजिनल मैटर के नाम में, you will find ancient idol of Swayambhu Lord Visheshwar and others, right? Other deities के पार्ट पे भी ये plaint फाइल हुई है. Now, what are the grounds mentioned in Order 7, Rule 11, rejection of a plaint? So, where the suit does not disclose a cause of action, where the relief claimed is undervalued, and plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so. When the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff does not, pay the stamp duty within a reasonable time given by the court. Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law, where it is not filed in duplicate, where the plaintiff fails to comply with the provisions of Rule 9. Now, these are the grounds under which a plaint can be outrightly rejected by the court. And in this particular matter, the issue, or you can say the main provision, was this clause, right? And here you need to understand that what court has decided, that it is not barred by this, right? In 2018, the two-judge bench of the Supreme Court in the case of Asian Resurfacing of Road Agency P Limited Director versus CBI had stated that अगर किसी केस में स्टे ऑर्डर लगाया जाता है तो वो स्टे ऑर्डर 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है. 6 महीने के बाद कोर्ट को उसको एक्सटेंशन देना पड़ेगा, तभी स्टे ऑर्डर वैलिड होगा. अब वापस से मामले को मैं लेके जाऊं आपको, तो आपको पता है कि 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिवीजन कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया और सारी प्रोसीडिंग्स रुक गई. इस जजमेंट में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये मामला वापस से रिसर्फेस करने लगा, क्योंकि 2021 में जब इसकी सुनवाई के लिए दोबारा बात की गई तो कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर लगा था वो तो 6 महीने के बाद डिफंक्ट हो गया था, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया, तो इस प्ली पे सुनवाई होनी चाहिए. और उसी के हिसाब से वाराणसी ट्रायल कोर्ट हो, रिवीजन कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, इस प्रोसीडिंग को वापस से स्टार्ट किया गया है. देखिए, लॉ के स्टूडेंट को ये डिटेलिंग पता होगी, बाकी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक लीगल इन्फॉर्मेशन है वो आप हमेशा याद रखें, उसकी क्रोनोलॉजी को अपने दिमाग में रखें, चीज़ें आसान हो जाती है हमारे लिए समझने के लिए. द रूलिंग वॉज एम्ड एट ensuring that criminal and civil trials are not unduly delayed due to an indefinite stay. This judgment is now being considered by a larger 5-judge bench since several instances of miscarriage of justice have been noticed when the stay is automatically vacated. Relying on this 2018 verdict, the Hindu side argued that the stay was not in operation and the case must be heard again. Right? Again, this was also challenged by the Muslim side before the High Court. So this is all in short about what is going on with respect to the Gyanvapi Masjid, or you can say the Gyanvapi Mandir. Now, unless and until it is decided by the court, it would be too early to decide the religious character. But if you ask me personally, yes, I have been to this particular site and I have seen Vyasji ka Tehkhana. And I have seen the jubilation, or you can say the happiness in the Hindu community. And I have often heard them saying this, that at least this community waited for so many years to be, for the matter to be judiciously decided by a court of law. And you cannot refute the order of the court of law, even if it goes against your religious sentiments or your biasness. So what is going to be what is going to be the religious character determined by the court, that is to be seen. But largely, the public sentiment is on which side. On the other hand, if you look into the legal point of view, so summarily we can put it like this, that all right, Section 3 of this particular Places of Worship Act 1991 bars the conversion of any religious site as it existed on 15th of August 1947. But there is another, you can say, Order 7, Rule 11 of the CPC, which puts a bar and which says that the plaint can be rejected if it is barred by any law. Now, the legal question is whether the bar under Section 3 of Places of Worship Act 1991 actually bars such a suit or not, and whether the word conversion tantamounts to determination of a religious place by a court of law or not. So this was Harshvardhan Tripathi signing off from today's session. I'll see you guys in the next.